अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 8वें मैच में हम सब ने देखा एक बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर फाइनल 4 की दौड़ से बाहर कर दिया। 325 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड के बल्लेबाज 317 रन ही बना सके। मैच में अफगानिस्तान और इंग्लैंड की जानिब से एक सेंचुरी भी स्कोर की गई। इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर बना लिया है, जबकि इंग्लैंड के जो रूट ने 120 रन की इनिंग्स भी खेली। प्रोग्राम में हम आज होने वाले मैच पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट के माहिर हारून रशीद साहब, उनसे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये न्यूज़ पैकेज। हारून साहब, हमने एक बड़ा अपसेट देखा क्योंकि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जो टीम है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा उनके जो प्लेयर्स हैं वो मतलब उनका हम देख रहे थे कि उनके जो करियर्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत पुराने हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम आज आई और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। जो भी बात की जाए, इब्राहिम ज़दरान की अमेजिंग इनिंग्स थी, क्या कहेंगे? आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड की टीम जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इन दैट सेंस एक्सपीरियंस भी बहुत थी। लेकिन अगर आप देखें कि रिसेंट ईयर्स में अफ़गानिस्तान बड़े अच्छे अंदाज में इमर्ज हो रही है, और इत्तेफाक की बात यह है कि उनका जो कोच है जोनाथन ट्रॉट, वो एक इंग्लिश का साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और वो इंग्लैंड की सारी टीम के मेंबर्स को जानता भी, उनके साथ खेला भी हुआ है कुछ प्लेयर्स के साथ। सो वो बड़े अरसे से अफ़गानिस्तान टीम के साथ है और अफ़गानिस्तान की टीम जो है एक मजबूत टीम बन के उभर रही है एशिया में। अब देखेंगे अगर जिस किस्म की उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, अगर आप उसको कंपेयर कर लें पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, तो अभी तक बहुत बेहतर लग रही है अफ़गानिस्तान। ठीक है, वो पहला मैच हार गई, लेकिन आज जिस अंदाज में उनको पता था कि इस मैच की इंपॉर्टेंस कितनी है, उन्होंने तीनों शोबों में आई थिंक कि बड़ा क्लोज मैच तो हुआ, लेकिन इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब तो किया, और जिस अंदाज में उन्होंने फील्डिंग की आज तमाम शोबों में आई थिंक आउट क्लास किया उन्होंने इंग्लैंड को। जी सर, अच्छा एक और बात मैंने नोटिस की कि इंग्लैंड की जो टीम थी वो अंडर प्रेशर लग रही थी। क्या ये प्रेशर पिछली हार का भी है? क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा हमने कि अफगानिस्तान जो है उन्होंने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी थी। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब आप देखें किसी टीम को जब आप पहले हरा चुके होते हैं ना, तो आप जब मैदान में उतरते हैं तो आपको पता होता है कि हमने इस टीम को हराया हुआ है। एंड देन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भी किसी भी टीम की जीत में, वो उनको अपनी अहलियत के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर एतमाद जो होता है ना, जो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि जी ठीक है, हम इस टीम को हरा सकते हैं और हम वो करके दिखाएंगे। आई थिंक जो मैं देख रहा था कि अफ़गानिस्तान के तमाम प्लेयर्स को पता था कि उन्होंने क्या करना है। आई थिंक इब्राहिम ज़दरान ने जो इनिंग खेल दी है वो दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग। पिच बहुत ही अच्छी थी बैटिंग के लिए। हम सुबह भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पर 350 चेज़ किया। जो सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया जो है वो इंग्लैंड के लिए वो ये है कि उन्होंने पहले चेज करवा दिया 350 और सेकंड टाइम 325 रन चेज नहीं कर सके। सर, ज़दरान का देखा जाए तो उन्होंने आज 177 रन बनाए, जो कि अभी तक हाईएस्ट हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। 146 गेंदों पे, मतलब आप देखें कि उन्होंने टोटल 150 ऑलमोस्ट गेंदें खेली। जो पहली 50 थी उसमें हमने देखा उनका स्ट्राइक रेट हमें नज़र आया 100 का। नेक्स्ट जो हम 50 देखते हैं वो और उनका 120 पे चला गया। उसके बाद जो उन्होंने लास्ट 46 खेली हैं बॉल, उसमें तो उनका स्ट्राइक रेट था 150 क्रॉस कर चुका था। उनके 12 फोर्स हैं और 6 छक्के भी उन्होंने मारे। उनका स्ट्राइक रेट जो टोटल आता है वो 121 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। आई मीन उन 177 के बाद तो वहाँ पर ही इंग्लैंड को बहुत प्रेशर उनको मिल गया होगा। प्रेशर तो ज़रूर हुआ, लेकिन आप देखिए कि अफगानिस्तान की गेम अवेयरनेस देखें ना, उनको पता था कि 300 रन जो है ना वो डिफेंडेबल नहीं होंगे, हमें इससे आगे जाना है ताकि हम इंग्लैंड की बैटिंग को प्रेशर डालें। दूसरा, मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड को ड्यूरिंग द फील्डिंग मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आई। उनके फास्ट बॉलर वो अनफिट हुए, वो जब वापस आए तो 148 के बजाय 138 पे बॉलिंग कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर आज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, और प्लस उनकी फील्डिंग आज इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमने देखा कि लिविंगस्टन भी जो है वो थोड़ा सा अनफिट हो गए, भागा नहीं जा रहा था उनसे।
सो ये चीज़ें तो सब होती हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से इंग्लैंड की टीम जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड कप में भी हार गए, उसके बाद फिर आप देखेंगे इस वक्त जो इंडिया के खिलाफ सीरीज़ खेल के आए हैं उसमें भी वो वाइट वॉश हुआ, और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी 350 रन चेज करवा दिए। सो उनके लिए तो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि वो ये मैच जीत जाएंगे। आई थिंक अगर हम कहेंगे रूट ने जिस अंदाज में इनिंग खेली है, जिस तरीके से उन्होंने अच्छा खेल के अपनी टीम को एक ऐसे मकाम पे ले गए थे कि जहां वो समझ रहे थे कि वो जीत जाएंगे। आई थिंक वो उनकी जो विकेट थी ना रूट की, इन्होंने जिस अंदाज में वो खेल के वो वहाँ गए थे, वो जो रूट की विकेट थी उसने प्रॉब्ली गेम का पासा पलट दिया और वो थोड़ा सा अफगानिस्तान की तरफ टिल्ट हुआ। लेकिन आप देखें कि आखिरी के 2 ओवर्स में भी सिर्फ 15 रन रह गए थे, जो कि इस फॉर्मेट में इतने मुश्किल नहीं होते क्योंकि उनके बैटर्स नहीं थे। जो सबसे बड़ा फ़र्क था वो यही था कि जब अफ़गानिस्तान की टीम बैटिंग कर रही थी तो आखिरी 10 ओवर्स में उनके बैटर्स मौजूद थे जिन्होंने एक्सेलरेट किया और टीम को जिस स्कोर को 325 पे लेके गए। आई थिंक अगर देखें जब बॉलिंग की बात आती है तो ठीक है, राशिद खान जो उनके मेन स्पिनर थे यानी मेन बॉलर थे वो इतने ज़्यादा आउट नहीं कर सके, लेकिन अज़मतुल्लाह ने जिस तरीके से बॉलिंग की, उमर से इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। और जो फ़र्क मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के पास जो फास्ट बॉलर थे वो तेज़ बॉलिंग करते थे, तो इसलिए जब आप ऐसी पिच के ऊपर तेज़ बॉलिंग करेंगे ज़रा सा गैप मिलता है, चौका होता था। लेकिन जो इन्होंने बॉलिंग की अफगानिस्तान के बॉलर्स ने, इन्होंने स्लोअर बॉल्स का बड़ा इस्तेमाल किया क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ नहीं थे। इनको पता था कि हमने कौन सी लेंथ को हिट करना है और उसी जगह पे वो हिट करते रहे। और उसके बाद उनके फील्डर्स ने जिस तरीके से साथ दिया, मेरे अपने नज़दीक आज उन्होंने जिस अंदाज में ग्राउंड फील्डिंग की है उसमें मेरे नज़दीक 20 से 25 रन उन्होंने बचाए हैं फील्ड में, और वही कामयाबी का ज़ामिन बने क्योंकि उन्होंने कैचेस भी किए और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा रिव्यू भी लिया, जिसके बाद ये कि वो उनको आउट मिल गया उनको। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान बहुत बेहतर खेली इंग्लैंड की टीम से। अच्छा सर, आप बात कर रहे हैं कि ये जो रीसेंट ईयर्स हैं उसमें इंग्लैंड की टीम का एक डाउनफॉल आपने देखा है, क्या कहेंगे आपके ज़्यादा बैटिंग की साइड से डाउनफॉल नज़र आ रहा है या बॉलिंग की साइड पे? देखिए उनके इश्यूज़ जो मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके एक तो इंजरी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए हैं। उनका कोई भी प्लेयर जो है ना 100% फिट नहीं है। आर्चर बहुत अरसे के बाद इंजरी के बाद वापस आए हैं। वुड को ऑन एंड ऑफ इंजरी होती रहती है। क्रिस वोक्स उनके एक और बड़े अच्छे बॉलर हैं, वो भी ऑन एंड ऑफ इंजर्ड रहते हैं। आप देखिए बेन स्टोक्स इंजर होकर अभी तक बाहर हैं। सो उनकी जो ये पीछे रहते हुए कॉम्बिनेशन जो है उनका जो बनना चाहिए था वो उस तरीके से बना नहीं, मुसलसल वो खेले नहीं। दूसरा, जॉस बटलर कप्तान रहे हैं बड़े अरसे से और उन्होंने उनको चेंज भी नहीं किया। जॉस बटलर की कप्तानी में मुझे वो इंस्पिरेशन नज़र नहीं आती। सर मैं आपसे यही अगला सवाल पूछने लगी थी कि जॉस बटलर की कप्तानी देखी जाए तो वो जो एक स्पार्क है वो ख़त्म होता जा रहा है, और मुझे लगता है वो कप्तानी के प्रेशर में उनकी भी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउनग्रेड होती जा रही है। हम देखें तो जॉस बटलर मतलब मिडिल ऑर्डर में नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है उनको अपने ऊपर खुद एतमाद नहीं रहा। नहीं, एतमाद तो ज़रूर होगा उनको अपने ऊपर, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो मैच विनिंग इनिंग वो खेला करते थे वो अब हमें नज़र नहीं आ रही है ना। अभी वैसे लगता है टच में आते हैं, 30-35 बड़ा अच्छा कर देंगे और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। वेयर एज यहाँ पर प्लेयर्स वही चाहिए जो अपनी टीम को लेके चले। जैसे हम देखते हैं कोहली अगर खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद अपनी टीम को जिता के जाते हैं, रोहित शर्मा खड़े होते हैं तो वो अपनी टीम को जिता के लेके जाते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में हमने रूट को देखा कि वो जो है आते हैं तो अपनी टीम को जो है अच्छा खासा संभाल लेते हैं। इब्राहिम जरदान ऑफ लेट, आई थिंक जरदान जो है वो जिस अंदाज में खेल रहे हैं, आई थिंक कि पिच की इसमें ज़रूर हमें क्यूरेटर्स को ज़रूर दाद देनी चाहिए कि आप देखिए 2 मरतबा यहाँ पर 600 से ज़्यादा रन हुए हैं। पिछले मैच में तो 700 रन हो गए थे, इसमें 325 एक हुए और 8 रन निकाल दें तो 317 रन अगर होते हैं तो ये इतनी अच्छी बैटिंग पिच के ऊपर बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मौके नहीं मौजूद होते कि वो बैटर्स को आउट कर सकें, तो इसीलिए बैटिंग का ही गेम होता है। और एक वक्त में मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि इंग्लैंड शायद इस रन्स को चेस कर लेगा, लेकिन जो चीज़ अफ़गानिस्तान को मिली वो इंग्लैंड को नहीं मिली। यानी इंग्लैंड विकेट्स नहीं ले सका, दूसरी तरफ अफगानिस्तान वक्फे से विकेट्स हासिल करता रहा। और मैं कप्तानी को भी दाद दूंगा क्योंकि जो फील्ड प्लेसमेंट थी ना
वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्योंकि जो शॉट जाता था वो उन्हीं फील्डर्स के पास जाता था और बॉलर्स ने अकॉर्डिंग टू द फील्ड जो उनको फील्ड दी गई थी उसके मुताबिक बॉलिंग की, उनका जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया। हम सिर्फ प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, उन्होंने एग्जीक्यूट किया। जी बिल्कुल, आज अफगानिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब देखने को मिला। वही जो हारून साहब कह रहे हैं कि उनकी तरफ से हमने एग्जीक्यूशन देखी, हमने इंटेंट देखी दोनों साइड से। व्यूअर्स मजीद डिस्कशन करते रहेंगे, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। जी व्यूअर्स, बात हो रही थी आज जो हमें लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट मैच देखने को मिला। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़दरान की बात की जाए तो उन्होंने 177 रन बनाकर अपना ही एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक किसी ने भी इतना बड़ा स्कोर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो उनका बाकी मिडिल ऑर्डर है उसको भी दाद देना बनता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ इब्राहिम ज़दरान ने अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, तो जो मिडिल ऑर्डर भी है वो भी आए और उन्होंने अपने रन्स भी बीच में कंट्रीब्यूट किए, और इसी वजह से अफगानिस्तान की जो टीम है वो 325 रन्स का हदफ दे सकी। जी हारून साहब क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शाहिदी, उमर ज़ई और मोहम्मद नबी की भी जो हैं इसके अंदर जो उन्होंने अपने आके स्कोर पुट किया स्कोर बोर्ड के ऊपर, उसको भी ज़रूर सराहना चाहिए। देखिए, ज़रूर सराहना चाहिए। एक तो वनडे की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें होता ये है कि एक जो प्लेयर है वो शीट एंकर का रोल प्ले करता है, जो अपनी टीम के स्कोर को लेके चलता है, और उसका रोल ये होता है कि उसने 50 ओवर तक जाना है। और जब मिडिल ऑर्डर में जब प्लेयर्स आएंगे तो उन्होंने जो एक्सेलरेशन करनी है, क्योंकि अगर आपके विकेट्स ना गिरी हुई हों, जैसे कि हमने अफगानिस्तान की केस में देखी कि बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरी हुई थी उनकी, उन्होंने विकेट्स इंटैक्ट थे शुरू में, हालांकि उनके 2 से 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जब वो पार्टनरशिप डेवलप हुई तो उसमें हमने देखा कि जो ज़दरान थे उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में खेला, और उन्होंने ये नहीं कि बहुत ही स्लो खेला, उन्होंने पेस किया अपनी इनिंग को, स्टार्ट किया उन्होंने बड़े कि 4-4 रन 5-5 रन देते रहे, फिर स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ाते चले गए। और उसके साथ साथ जो भी उनके साथी आए, जैसे अभी आपने उसका हशमतुल्लाह शाहिदी आए, उमर ज़ई का जिक्र किया, नबी का जिक्र किया, उसके बाद शाहिदी ने खुद आके बड़ी अच्छी जो भी कंट्रीब्यूशन किए। तो इसीलिए देखिए, हमें ये 3 से 4 कंट्रीब्यूशन होते हैं तो आपका स्कोर 325 तक चला जाता है, जैसे ये गया। उसके बाद फिर उनके जो रोल था वो उनके बॉलर्स का था और उनके फील्डर्स का था कि इसको डिफेंड करने के लिए उनके पास सामने इंग्लैंड की भी एक बहुत बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप थी। आई थिंक इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो डिसअपॉइंटिंग है, वो है ब्रुक, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे कि मिडिल ऑर्डर में वो आके वो मैच विनर है, वो आगे मैच को जिता के लेके चले जाते हैं। रूट के साथ बहुत सारे जो प्लेयर्स आए उन्होंने वो रोल नहीं निभा सके जो ज़दरान के साथ उनके जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे उन्होंने आके किया। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी वेल नेट यूनिट था अफगानिस्तान का। परफॉर्मेंस बड़ी कंबाइंड थी और हर एक ने अपना अपना चिप इन किया, जिसकी वजह से उनको ये बड़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री मिली। सर मुझे लगता है ऑब्वियसली ज़दरान तो जो हैं शाइनिंग स्टार आज हैं ही अफगानिस्तान के लिए, लेकिन उमर ज़ई ने भी मतलब उन्होंने ऑल राउंडर किरदार निभाया, क्योंकि वो आए तो उनका स्ट्राइक रेट था 132 का, और दूसरी तरफ दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेटें भी लीं। देखिए, यही इनफैक्ट ऑलराउंडर का जो रोल है वनडे में और T20 में यही है। इसीलिए अब मुझे ये फील होता है कि जो उमर ज़ई हैं ये अब इम्पैक्ट प्लेयर बनने की तरफ जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की टीम के, बट उसके लिए उनको कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं हार्दिक पांड्या हैं, जैसे हम देखते हैं मैक्सवेल है, इसी तरीके से जितने भी और दूसरे प्लेयर्स टीमें हैं उनके पास ये एक आध प्लेयर ऐसा है जो आके अपना इम्पैक्ट शो करता है और टीम को जिता के ले जाता है। आज उन्होंने जिस अंदाज में बॉलिंग की, उन्होंने शॉर्ट ओवर लेंथ रखी, बहुत ज़्यादा स्लॉट बॉलिंग नहीं की जिसमें आपको चौके छक्के लगें, एंड देन अपनी पेस को स्लो किया जब वो बॉलिंग कर रहे थे। और जब बैटिंग करने आए उन्होंने जिस तरीके से चार्ज किया इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को, दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक उन्होंने विकेट से निकल के मारते थे वो उसके, और अच्छे उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। और जब आप बॉलिंग करने आते हैं, देखिए जो प्राइज विकेट थी वो ये रूट की विकेट थी जो उसको थर्ड मैन के ऊपर खेलने गए थे। उसका रीज़न ये था कि थर्ड मैन का फील्डर ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन जिसकी वजह से उसको ये कामयाबी मिली। फिर उसके बाद देखिए मिडऑन पे कैच हुआ जो कि बड़ा अच्छा कैच लिया, और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना, यू नो दे वर चार्ज्ड अप। अब अफगानिस्तान की टीम को अगर आप देखें और उसके बाद तो फैंस उनको सपोर्ट कर रहे थे,
ये वो विकेट है जिसमें इब्राहिम ज़दरान ने कैच करके अपनी टीम को कामयाबी हासिल दिलाई 8 रन से। अब आखिरी ओवर में तो कुछ भी हो सकता था, अगर 1 या 2 छक्के लग जाते आपका मैच ख़त्म हो जाना था, लेकिन उनको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव था, कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम जीत सकते हैं। फील्डिंग आज अगर देखेंगे एक बड़ा क्रूशियल मिस जो कि मुश्किल कैच था राशिद खान से छूट गया, और वो भी सेकंड लास्ट ओवर में या थर्ड लास्ट ओवर में, और वो उनको कॉस्ट कर सकता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक ओवरऑल बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान की आज। जी व्यूअर्स, नो डाउट बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही है अफगानिस्तान टीम की। यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। जी व्यूअर्स, अफगानिस्तान की टीम ने तो अपना लोहा मनवा दिया एशियन कंडीशंस में, लेकिन साथ ही पाकिस्तान टीम को भी साथ साथ लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड में ही 2 मैचेस हार चुकी है। कल उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। मैच से पहले आज आकिब जावेद जो कि हेड कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि टीम बनने में टाइम लगता है, टीम को परफॉर्म करने में टाइम लगता है, चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती। हारून साहब, क्या कहेंगे आप इस बयान पे? आकिब जावेद की आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऑब्वियसली बीइंग अ कोच उन्होंने अपनी टीम को डिफेंड तो करना ही था, जो कि उन्होंने किया। हर कोच ऐसे ही करता है, वो अपनी टीम को ऐसे तो नहीं छोड़ के आ जाता कि जी आपने अच्छा नहीं किया तो मैं आपको जाके प्रेस में जो है वो कह दूंगा कि जी नहीं मैंने तो टीम सही बना के दी थी, आप अच्छा नहीं खेले। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली। आकिब जावेद की जो मुझे थोड़ी सी जो लगा, क्योंकि जब आकिब जावेद हेड कोच नहीं थे, उससे पहले के कुछ अगर आप इंटरव्यूज़ देखें तो इन प्लेयर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, कि ये कैसे ओपन कर रहे हैं और ये क्या, ये मतलब काफ़ी तनकीद करते थे। लेकिन अब क्योंकि वो हेड कोच हैं तो अब उनको डिफेंड करना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। जो और दूसरी जो अजीब चीज़, उन्होंने कहा जी मैं सुफियान मुकीम को या मैं वो किसी स्पिनर को मैं कैसे डाल सकता था जिसने एक ही सिर्फ वनडे खेला हुआ है, तो फिर उस्मान खान जिसने एक भी वनडे नहीं खेला हुआ तो वो कैसे टीम का हिस्सा था? वो उसका टीम का हिस्सा था। फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस्मान खान को आप एज ए 15 प्लेयर लेके चले गए जिसका कोई चांस नहीं था खेलने का, क्योंकि आपने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और जिस तरह आप बता रहे हैं कि वनडे का एक्सपोजर नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, उसको हम सुफियान मुकीम को अगर हम नहीं ले सकते थे और इरफानुल्लाह खान नियाजी को हम नहीं ले सकते थे बिकॉज उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। आपने इमामुल हक को नहीं लिया जो कि आपको 16th प्लेयर ऐड करने पड़े। वो इसीलिए मैं कह रहा था, एक तो ये और ये तो सही कह रहे हैं कि जब तक आपको वक्त ना मिले तो आप टीम को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो टीमें अच्छा कर रही हैं उनके साथ कोचिंग स्टाफ एक ही जैसा कोचिंग स्टाफ 3 से 4 साल के लिए उनके साथ अटैच होता है। सो ये बात तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि मेरे अपने नज़दीक तो सारा रोल उन्हीं का था, सो उन्होंने ही कन्विंस किया आपके बाकी सिलेक्टर्स को कि नहीं हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, हमें स्पिनर नहीं चाहिए, हमें पार्ट टाइम बॉलर्स चाहिए, ऑलराउंडर्स चाहिए। वो खुशदिल शाह को डिफेंड कर रहे थे। क्या खुशदिल शाह की जो बैटिंग थी उसने पाकिस्तान को मैच जिता दिया? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस वक्त वो प्लेयर्स जिनको आपने लिया, अगर वो पाकिस्तान की टीम को जिताने में कामयाब हो जाते तो हम कहते यस, हर कोई कह रहा होता कि जी बहुत अच्छा किया नहीं किया। सो ऐसा नहीं हुआ। सो इट मीन्स आपकी टीम में झोल थे जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे अपने नज़दीक एक्सेप्ट करना चाहिए, हमने गलत किया, लेकिन हमने जो सोचा था उसके मुताबिक हमने ये टीम चुनी थी जो नहीं डिलीवर कर सकी। लेकिन यह है कि ये तो उन्होंने कहा कि सारा इल्ज़ाम मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ, विच इज़ गुड। लेकिन मेरे अपने नज़दीक अब इनको बहुत गौर व खौस करना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें। अब आज आखिरी मैच है, होगा मैच, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि अगर फोरकास्ट चेक की जाए तो बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है सर, मेरा अपना ओपिनियन तो यही है कि शायद नहीं ना हो और इसी में हमारी इज्जत रह जाएगी क्योंकि कुदरत का निज़ाम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश से पाकिस्तान हार जाए तो फिर आई डोंट नो हम कहाँ खड़े होते हैं। होम कंडीशंस में हम इतनी बुरी तरीके से हारेंगे।
देखो मेरे अपने नज़दीक यू नो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन या बीइंग अ क्रिकेटर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए हार जीत तो पार्ट एंड पार्सल है, इससे घबराना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश खेल रही है नहीं खेल रही है, मुझसे आ रहे हैं ना, ठीक है सर, घबराना नहीं चाहिए, मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जी व्यूअर्स, कल है पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच, देखते हैं मैच हो पाता भी है या नहीं। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज।